गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके 5 यूनिट जो हैं वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्न उत्तरों सहित। आज जैसा आपको दिख रहा है हम 6 नंबर चैप्टर है इसकी शुरुआत जो है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लिक अम्ल। क्या रहेगा? न्यूक्लिक अम्ल। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है और सबसे अधिक नंबर का भी चैप्टर आपके बुक का है। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसे समझोगे नहीं, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक एक बात इसकी जो है वो समझनी आवश्यक है। इसमें लगभग 8-9 वीडियो बनेंगे 25-25 मिनट के लगभग, तो उनको ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि ज़्यादा नंबर का चैप्टर है ये। इससे प्रश्न बहुत सारे परीक्षा के अंदर आते हैं। बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? देखिए, सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। सजीवों में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? सजीवों में अगर बात करें तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो पाए जाते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आप लोगों ने नाम सुने हैं। एक तो सुना है आप लोगों ने डीएनए, और एक आप लोगों ने सुना है आरएनए। एक तो डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए। ये 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्योंकि हमारी यूनिट जो है वो जेनेटिक्स की है, ठीक है, और दूसरा जो नाम था यूनिट का वो विकास था। लेकिन हम जेनेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं 5 नंबर, तो ये भी जेनेटिक्स से संबंधित है, क्योंकि चैप्टर का नाम जैसा आपको दिख रहा है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, कि जो वंशागत लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन ले जाते हैं, गुणसूत्र ले जाते हैं, जीन ले जाते हैं। तो जीन में ऐसी कौन सी संरचनाएं होती हैं जो उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं? तो वो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अगर बात करें तो अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक्स मटेरियल के रूप में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं, तो वो तो है डीएनए। लेकिन कुछ विषाणुओं में, जैसे पादप प्लांट वायरस के अंदर कौन करता है? आरएनए करता है, जिसके लास्ट में एक टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग बात भी करेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए। सबसे पहले किस न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे? डीएनए की बात करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डीएनए, ठीक है। अब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए एक शॉर्टकट नाम है, जिसकी फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। वो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी, डी का हो गया डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, एन का हो गया न्यूक्लिक, और एक का हो गया एसिड अर्थात अम्ल, ठीक है। ये इसका पूरा नाम होता है। इसी प्रकार अगर आरएनए की बात करें तो उसकी तो बाद में बात करेंगे, लेकिन नाम सुन लीजिए आप लोग। इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न कि डीऑक्सी, क्योंकि इसमें केवल आर है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या होते हैं राइबोज? इनकी भी हम इसी चैप्टर में आज इस वीडियो के अंदर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए की ये मुख्य बातें हो गई कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको हमने देख लिया। अब डीएनए जो होता है ये एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा बहुलक होता है। किसका लंबा बहुलक होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का लंबा बहुलक होता है। इस बात को भी आपको समझना है अच्छी तरह से कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का लंबा बहुलक से क्या मतलब है। देखिए, जो डीएनए होते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बहुत सारी श्रृंखलाओं से, उनकी श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं, जिनसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक डीएनए का निर्माण जो है वो होता है। वो आगे की बात है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये अगर बात करें डीएनए की लंबाई, तो वो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है?
इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की लंबाई जो है वो प्रत्येक जीव की अगर बात करें तो विशेषता होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो एक जीवाणुभोजी होता है बैक्टीरियाफेज 5x174। इसमें अगर बात करें तो इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। इसी प्रकार अगर बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें, किसकी बात करें? बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो उसमें 48,502 क्षार युग्म मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 48,502 क्षार युग्म मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो ई कोलाई, आप लोग सुना है नाम आप लोगों ने, ई कोलाई, इसका पूरा नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई। क्या होता है? इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 क्षार युग्म जो है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार अब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मनुष्य की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य के अगुणित डीएनए में, अगुणित डीएनए के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो उदाहरण मैंने अभी आपको बताए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म होते हैं, या फिर बैक्टीरिया फेज का पूछ सकता है, बैक्टीरिया फेज 5x174, या फिर लैम्डा का पूछ सकता है, ई कोलाई का पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य बातें थी। अब जो डीएनए की ये बातें हो गई, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की संरचना किसने बताई थी, वो बाद में बात करेंगे। उससे पहले डीएनए की जो संरचना होती है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बनी हुई होती है। तो अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना। तो डीएनए आरएनए जो होते हैं ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल, ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमें सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, उसकी हम विस्तार से बात करेंगे और आपको एक श्रृंखला में बनाकर भी दिखाऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि डीएनए व आरएनए दोनों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि इनके बगैर ना तो डीएनए बन सकता और ना ही आरएनए बन सकता। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डीएनए की संरचना पढ़ने से पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना पढ़नी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर बात करें, एक शब्द आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या शब्द होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक शब्द हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक शब्द आगे आएगा न्यूक्लियोसाइड। ये तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अगर आपने इसको समझ लिया ध्यान से तो तीनों में अंतर आप लोग आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो। सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। पहले आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ये बाद में लास्ट में आपको समझ में आएगा कि ये होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। और वो 3 घटक कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। 3 घटकों में अगर बात करें तो पहला घटक जो होता है वो होती है पेंटोज शर्करा। पहला घटक कौन सा है? पेंटोज शर्करा। दूसरा घटक होता है फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट समूह।
फास्फोरिक अम्ल या फिर फास्फेट समूह है। इसके बाद अगर बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। 3 नंबर क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक या बेस। ठीक है, क्षार को बेस बोला जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 घटक जो है वो होते हैं, पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंटोस शर्करा की। किसकी बात कर लेते हैं? पेंटोस शर्करा क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, इसको पेंटोस शर्करा इसलिए बोला जाता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? पेंटोस शर्करा बोला जाता है। इस शर्करा के आधार पर 2 न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो होते हैं। इसके आधार पर कितने न्यूक्लिक अम्ल? 2 अम्ल। क्योंकि ये 2 प्रकार की होती है। जैसे अगर ये डीऑक्सीराइबोज जिसके अंदर होगी, जिस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीऑक्सीराइबोज होगी वो तो होगा डीएनए, और जिसके अंदर राइबोज शर्करा होगी, केवल राइबोज शर्करा होगी, वो कौन होगा? आरएनए होगा। तो ये 5 कार्बन युक्त ये शर्करा होती है, इसलिए इसको पेंटोज। और अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा है तो वो न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होगा? डीएनए होगा। और जिसके अंदर राइबोज शर्करा है वो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होगा? आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं घटक की। पहला घटक हो गया, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल। देखिए, फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट समूह है, इसका सूत्र होता है H3PO4। इसमें हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है फास्फोरिक अम्ल? 2, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? H3PO4 करता है। कौन करता है? H3PO4 जो है वो करता है। आगे बात समझिए, जिससे बनने वाला जो बंध होता है उसे एस्टर फास्फेट बंध कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? एस्टर फास्फेट बंध जो है वो कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो ये शर्करा कार्बन 3 पर एक न्यूक्लियोटाइड से, कार्बन 3 पर एक न्यूक्लियोटाइड से और एक 5' सिरे पर दूसरे न्यूक्लियोसाइड से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? साइड से जुड़ती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये तीनों जब आप समझ लोगे तब आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा। तो अभी तो हम न्यूक्लियोटाइड ही पढ़ रहे हैं, इसके 3 घटक पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों पेंटोस शर्करा पढ़ ली, फास्फोरिक अम्ल का मैंने आपको कार्य बता दिया। अब आता है महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन क्षारक। क्या आते हैं? नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो यहाँ देखिए आप, नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? नाइट्रोजन लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन बेसेस। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार इनके जो है वो होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला प्रकार जो है वो है इनका पायरिमिडीन, और दूसरा जो है प्यारे बच्चों वो है प्यूरिन्स। दूसरा कौन सा है? प्यूरिन्स। पहला है पायरिमिडीन और दूसरा है प्यूरिन्स। बात करते हैं पायरिमिडीन की बात करते हैं। तो देखिए, पायरिमिडीन जो है ये फिर से 3 प्रकार का होता है। फिर से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसके अंदर एक तो आता है थाइमिन, जिसे सॉल्ट में टी से लिखा जाता है। एक इसके अंदर आता है साइटोसिन। क्या आता है? साइटोसिन, जिसे सॉल्ट सी से लिखा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, एक आता है यूरेसिल। एक क्या आता है? यूरेसिल, जिसे यू से लिखा जाता है। जिसे किससे लिखा जाता है? यू से लिखा जाता है। अगर बात करें हम लोग डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर 2 पिरिमिडीन पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है थाइमिन, एक तो पाया जाता है आपके थाइमिन, और दूसरा कौन सा होता है? साइटोसिन। जबकि आरएनए में अगर बात करें तो उसमें इस साइटोसिन की जगह थाइमिन तो होता ही होता है, साइटोसिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इतना अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि डीएनए के अंदर पायरिमिडीन जो होते हैं वो थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर अगर हम लोग बात करें
तो वो कौन कौन से होते हैं? थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। ओके, इसके बाद हम साइटोसिन व यूरेसिल होते हैं। क्या होते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। डीएनए के अंदर तो कौन से होते हैं? जो डीएनए के अंदर अगर हम लोग बात करें तो डीएनए के अंदर तो थाइमिन और साइटोसिन, जबकि अगर बात करें आरएनए के अंदर तो आरएनए में इस थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल। किसकी जगह? थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसको ध्यान से रखना, थोड़ा सा पहले गलती से बता दिया गया। ठीक है, तो थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल जो है वो पाया जाता है। और डीएनए के अंदर थाइमिन साइटोसिन, जबकि आरएनए के अंदर साइटोसिन व यूरेसिल पाए जाते हैं। बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है इसके अंदर एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन, जिसे ए से लिखा जाता है, और एक होता है गुआनिन। एक क्या होता है? गुआनिन, जिसे जी से लिखा जाता है। ठीक है, एक एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं आगे। अब देखिए, अब आपको पूरा समझ में आएगा कि यदि बात करें न्यूक्लियोसाइड की। अब देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड, यहाँ लिख रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड। अब आपको तीनों शब्द में आएंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तीनों लिख दिए। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, इतना समझने के बाद अब हमें ये तीनों समझ में आएंगे। कैसे आएंगे वो देखिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा, देखिए न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा, तो ये समझना, और बाद में हम न्यूक्लियोटाइड को समझेंगे। न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन क्षारक होंगे। कौन होंगे? नाइट्रोजन क्षारक होंगे। कोई एक नाइट्रोजन क्षारक होगा, प्लस शर्करा होगी। प्लस क्या होगी? शर्करा होगी। तो उससे मिलकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीनों घटक होंगे, जिसके अंदर बात करें तो नाइट्रोजन क्षारक भी होंगे, प्लस शर्करा भी होगी, प्लस जो फास्फोरिक अम्ल है वो भी होगा। प्लस क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल जो है वो भी होगा। बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, तो बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर, बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो है वो करते हैं। शायद आप लोग समझ रहे हो इसको कि यदि नाइट्रोजन क्षारक है, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ देखिए आप, जैसे अगर बात करें कोई नाइट्रोजन क्षारक ले लिया हमने एडेनिन, ठीक है, साथ में हमने शर्करा ले ली, जैसे डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, क्या ले ली? डीऑक्सी राइबोज। तो इससे बनने वाला एडेनोसिन, ठीक है, डीऑक्सी एडेनोसिन, ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ए भी होगा, एडेनिन भी होगा, साथ में शर्करा भी होगी, साथ में फास्फोरिक अम्ल भी होगा, और इससे बनने वाला जो यौगिक होगा वो कौन होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। इसमें ये तीनों घटक होंगे, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 ही घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो है वो करते हैं। तो आशा करता हूँ ये तीनों आपको शब्द जो है वो क्लियर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको इन तीनों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे अगर बात करें तो जो नाइट्रोजनी क्षार है वो नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक वंश द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाती है। अर्थात हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षार, एक तो हो गया नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, ये जब किससे जुड़ती हैं? पेंटोज शर्करा से जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं? पेंटोज शुगर से जब जुड़ती हैं तो इनके बीच में जो बंध बनता है, इनसे बनता क्या है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, लेकिन जो बीच में बंध बनता है उसे क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड
श्रृंखला के आधार का निर्माण जो है वो शर्करा व फास्फेट से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन जो बनती है, श्रृंखला जो बनती है, उसके अगर बेस की बात करें, आधार की अगर बात करते हैं, तो उसका निर्माण किससे होता है? शर्करा और साथ में जो फास्फेट समूह होता है उनसे उसके आधार का निर्माण होता है। समझ गए बात मेरी? इस तरह से बने हुए अगर बात करें तो इसी से नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन क्षार शर्करा से जुड़ा हुआ रहता है, इसी तरह से बने बहुलक के राइबोज के 5' सिरे पर एक समतत्तर फास्फेट समूह जो है वो मिलता है, जिसे देखिए 2 सिरे होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, एक तो 5' सिरा, इसको ध्यान रखना, और एक होता है 3' सिरा। ठीक है, सीधी भाषा में आपको बताता हूँ। 5' सिरा वह होता है जिसपे फास्फेट समूह जुड़ा रहता है। कौन सा समूह जुड़ा रहता है? फास्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है, उसे 5' सिरा बोला जाता है। और जिस सिरे पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, कौन सा? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। भाई फास्फेट समूह जिस पे जुड़ा रहता है वो तो 5' सिरा, और जिस पर OH अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ रहता है वो कौन सा होता है? 3' सिरा होता है। इस प्रकार से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 किनारे या सिरे जो है वो पाए जाते हैं। कितने किनारे व सिरे पाए जाते हैं? 2 किनारे व सिरे जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग अब बात करें DNA की खोज के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक मेस्चर, ध्यान रखना इसका नाम। इन्होंने DNA की खोज की थी और उसका सर्वप्रथम नाम दिया था न्यूक्लिन। सर्वप्रथम नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम जो है वो दिया था। फ्रेडरिक मेस्चर ने DNA की खोज की थी और नाम क्या दिया था? मेस्त्रीन नाम दिया था, सॉरी न्यूक्लिन नाम जो है वो दिया था फ्रेडरिक मेस्चर ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो वाटसन और क्रिक सुने होंगे, तो वाटसन और क्रिक की भी हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिन नाम दिया था। इसके बाद में 2 वैज्ञानिक और थे, एक का नाम तो था विल्कन्स और एक का नाम था फ्रैंकलिन। ये 2 वैज्ञानिक थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इनके द्वारा एक एक्सरे निवर्तन जो है, इसके आंकड़े के आधार पर जो है वाटसन एवं क्रिक ने, किसने? वाटसन एवं क्रिक ने, ये 2 वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक। इन आंकड़ों के आधार पर जो किसके द्वारा दिए गए थे? विल्किंस और फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए थे। इनके आधार पर 1953 के अंदर, कब? 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक ने DNA जो है इसकी द्विकुंडलन संरचना दी थी। किसकी संरचना दी थी? DNA की द्विकुंडलन संरचना दी थी। क्या दी थी? DNA की द्विकुंडलन या द्विकुंडली नमूना जो है वो 1953 में वाटसन व क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसी के आधार पर अगर बात करें तो एक चारगाफ था। चारगाफ ने भी बहुत सारी बातें बताई। जैसे चारगाफ ने बताया कि एडेनिन और जो थाइमिन है तथा ग्वानिन और जो साइटोसिन है, इनके मध्य अनुपात स्थिर व एक दूसरे के क्या होता है? बराबर रहता है। स्थिर व एक दूसरे, या ये बोल सकते हो A+T = G+C, इनके बीच में जो अनुपात है वो स्थिर रहता है या बराबर रहता है, अर्थात A+G = C+T। ठीक है, या फिर प्यूरिन बराबर क्या बोल सकते हो? पायरिमिडीन जो है वो बोल सकते हो। इसी साथ अगर बात करें A+T और G+C का अनुपात एक ही जाति के जीव में समान रहता है, लेकिन विभिन्न जीवों के अंदर ये क्या होता है? अलग अलग होता है। विभिन्न जीवों के अंदर ये क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो इस प्रकार से ये कुछ नोट लगा के आप लोग लिख सकते हो। इन बातों को मैंने नोट्स के अंदर लिखवाया हुआ है, ये बातें जो दी हुई हैं। बाकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई, जिसकी आपने बात की। अगर उसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें कि उसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये वंशागति का आणविक आधार जो आपका चैप्टर है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला दे रखी है। ठीक है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये P5'
ये फास्फेट वाली संरचना है। ये आपके जो इस प्रकार से 5 कार्बन युक्त पेंटोस शर्करा होगी, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्षारक जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नाइट्रोजन क्षारक जो है एडेनिन जुड़ा हुआ है, ये फास्फेट समूह हो गया, ये शर्करा होगी, क्या होगी, शर्करा, पेंटोस शर्करा होगी। ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक ये इस बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा, बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ये एडेनिन इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद में दूसरा, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ध्यान रखना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर बात करें तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट सिरा है, 5' सिरा जिसपे फास्फेट है। दूसरा सिरा जो है वो OH जुड़ा हुआ है, कौन सा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उसको हमने क्या बोला था, 3' सिरा जो है वो बोला था। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। कल हम लोग द्विकुंडलित DNA संरचना जो है DNA की, उसकी प्रमुख विशेषताओं से अगला टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे।